औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो रहमान, रहीम, करीम, खालक, मालिक, राज़क, रब्बे ज़ुल जलाल है, हर चीज़ पे कादिर है और वहदहु ला शरीक है। हज़ारों करोड़ों लामत नहीं दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हैं और जिनकी सुन्नत ने और जिनके अखलाक ने और जिनके अखलास ने हमें ज़िंदगी में एज ए मुसलमान एक अच्छा दीन दिया और हमें अच्छा रहना सहना सुन्नत नबी के मुताबिक सीखना सिखाया। With this gentlemen, I am going to share with you my lecture 13. As usual, before I start my lecture, I just share with you one of the quotation or anything good thing जो कि आपकी और मेरी ज़िंदगी के लिए एप्लीकेबल होती है और देयर इज सम मैसेज ऑफ गुडनेस, पॉजिटिविटी का मैसेज है। और पॉजिटिविटी के मैसेज का दुनियावी किसी सोर्स से किसी सोर्स से तल्लक नहीं, वो इसलिए कि मैं अक्सर बात करता हूँ दुनिया होते रख फ़कीरा इंज तू अपना बहन खलोन कोल होमे ते हसन लोकी छट जावे ते रोन। तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं एक अपना मॉरल, अखलाकी और प्रोफेशनल दोनों सारे के सारे ज़रूरी फ़राइज़ समझता हूँ कि आई शुड शेयर समथिंग गुड, और वो ताकि हमारे में एक पॉजिटिविटी आए और अल्लाह ताला उस पॉजिटिविटी में उस नीयत के सदके, उस नेक काम के सदके, उस नेक मोटिवेशन के सदके नंबर एक तो मेरे सुनने वाले मोटिवेट हो जाते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाते हैं, और नंबर टू फ्रैंकली स्पीकिंग इट्स अ पॉइंट ऑफ सेल्फ मोटिवेशन आल्सो। मैं खुद भी मोटिवेट होता हूँ। इट्स अ पॉइंट ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग आल्सो। मैं खुद भी ऐसे मेरी अलाइनमेंट ठीक होती है, मैं रिकरेक्ट होता हूँ और हम सिरात मुस्तकीम पे रहते हैं और एक अच्छी सोच के हामिल हो जाते हैं। अच्छी सोच देना एक अच्छी अमानत की तरह है और जो लोग जो अच्छे अमानतदार होते हैं वही मेरे रब को पसंद होते हैं। सो अच्छी सोच देना, मुस्बत सोच देना, अच्छा मशवरा देना, अच्छी रिस्पेक्ट देना, ये सारे एक एज ए बीइंग मुस्लिम हमारे ज़िम्मे लगाया गया है। और अगर हम इसमें ये चीज़ रख लें पर्टिकुलरली कि हमने ये अच्छाई, ये गुडनेस ये फैलानी है, तो हमारी नीयत के मुताबिक मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें अपने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह से कि अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी के सदके, अपनी रुबूबियत के सदके, अपनी कामलपन के सदके, अपनी वहदहु ला शरीक के सदके हमें ज़रूर उसका अजर देंगे। जैसे ऑफ एंड ऑन मैं शेयर करता हूँ कि वी लैक करेक्टर समवट कल्चर ऑफ कर्टसी और मैनर्स का कल्चर कम हो चुका है। हम लोग जो अननोन लोग होते हैं, जो एल्डर्स होते हैं, उनको कभी हम वेस्ट नहीं करते, सलाम नहीं लेते। हमने कभी उनको नहीं कहा अस्सलाम वालेकुम, उनको मिलके कम हम बात नहीं करते उनसे, आई थिंक विच इज़ नॉट गुड। सो रिस्पेक्ट एल्डर्स, से देम अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, विद द स्माइलिंग फेस। उससे ही इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन द लाइफ और एक लाइफ की रे आ जाती है, रे ऑफ होप आ जाती है, पावर ऑफ होप जनरेट हो जाती है और वो यू डोंट नो हाउ मेनी गुड विशेस, वेल विशेस और प्रेयर्स आर विद यू, अल्लाह ताला उसके सदके आपको दे देते हैं। तो सो फर्स्ट मैसेज इज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स ऑलवेज। और दूसरी, जैसा कि स्लाइड में भी शो किया हुआ है, ओनली इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह कैन द हार्ट फाइंड पीस। ये अल्लाह की आयत है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक 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 दिलों का सुकून खुदा की याद में है। अच्छा, एक तो प्रैक्टिकल खुदा की याद है जो हम अल्लाह का जिक्र अज़कार करते हैं अपनी लाइफ में। पंजाबी का एक मुहावरा है, कम कार वाल ते दिल यार वाल, तो पीपल एक्ट ऑन दैट कि वो हर लम्हे अल्लाह की खुशनुदी के लिए, उसकी शुक्रगुजारी के अपने लम्हात को रखते हैं। दूसरा, अल्लाह की मखलूक को सही तरीके से डील करना भी उसी पैराए में आता है और उसी चीज़ का हिस्सा है ये कि इसको देखा जाए। और जिस तरह आपका अखलाक अच्छा होगा, जिस तरह आप लोगों को अच्छी तरह डील करेंगे, आई एम क्वाइट श्योर कि अल्लाह ताला उस डीलिंग के सदके फजल फरमाएंगे और उस डीलिंग के सदके जो हमारे मैनर्स हैं, हमारी खुश अखलाकी के सदके, हमारी अच्छी सोच के सदके, हमारी अच्छी नीयत के सदके हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी और बरकत आ जाएगी और खैर का पहलू नुमायाँ होगा। सो आई अर्ज, आई रिक्वेस्ट एंड आई डिज़ायर कि हम सबको अपनी साफ नीयत के साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में। Gentlemen, with this, ladies and gentlemen, we move to the productivity and quality management lecture 13. आज हम lecture 13 कवर करेंगे। Before we move forward for the lecture 13, जो हमने lecture 12 12वां लेक्चर कवर किया था, उसके सेलिएंट्स को ज़रा रिकैप्चुलेट कर लें, उसको एक दफ़ा रिवाइज कर लें सो दैट के वी आर ऑन करेक्ट ट्रैक और हमारी जो कॉम्प्रीहेंशन है, अगर कोई हमारे डाउट्स हैं या कोई चीज़ है तो वो क्लैरिटी उसमें आ जाए। लास्ट टाइम हमने लेक्चर 12 में समरी टीपीएम मॉडल्स एंड थ्योरीज पढ़ी थी।
टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट टीपीएम, इसके मॉडल्स और थ्योरीज पे फोकस किया था। उसके बाद हमने 5S थ्योरी पढ़ी थी कि 5S थ्योरी क्या है। उस पर बात हुई थी कि व्हाट इज 5S थ्योरी, जो जापानीज जेनेसिस था, जिससे कि सॉर्ट, क्लीन, नीट एनवायरनमेंट का हवाले से बातचीत काफ़ी हुई थी। फिर काफ़ी डिटेल में पिलर्स ऑफ टीपीएम पे बात हुई थी कि टीपीएम जो टोटल प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, इसमें कौन कौन से इसके खास पिलर्स हैं जिनमें जोर देने से, जिन पे खास तवज्जो देने से इसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो सकती है और इसको बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। फिर उसके बाद टीपीएम इम्प्लीमेंटेशन पे बात हुई थी, हाउ द टीपीएम कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेल, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन में उसका पॉजिटिव रोल क्या है और उसको किस तरह लेके चलना है। फिर उसके बाद वी शेयर्ड इन डिटेल बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस थी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके एडवांटेज क्या हैं, और प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट में इसके ओवरऑल सिस्टम की आउटलुक पे क्या फ़ायदे हैं, और पैराडाइम चेंज शिफ्ट क्या है और इसमें और क्या फ़ायदे हैं। Then TPM may be the only thing that stands between success and total failure for some companies. जो TPM है, जो इससे एक चीज़ और स्टैंड आउट हो रही थी कि TPM एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो कंपनीज की फेलियर और सक्सेस में इज वन ऑफ द यूनिक फैक्टर्स इन दैट, कि वो जो इसको मैटर करता है। दूसरा, इट कैन बी अडॉप्टेड टू वर्क नॉट ओनली इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स, ये सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लांट्स के लिए नहीं है, बट इन कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड इन वैरायटी ऑफ अदर सिचुएशन। ये सिर्फ उसके लिए नहीं है बल्कि वैरायटी ऑफ दूसरी सिचुएशन के लिए भी ये मैटर करता है कि इसको किस तरह लेके हमने बिल्ड करना है और आगे चलना है। इसके बाद टुडे विल स्टार्ट आवर लेक्चर के हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑयल और गैस सेक्टर में जो एक मेजर पोर्शन है इंडस्ट्रियल जोन में, और इसकी एक मेजर रोल है इसकी ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है, इसमें प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव हो सकती है। ऑयल एंड गैस प्रोडक्टिविटी, इस पे हम बात करेंगे। प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द टॉप इश्यूज। जो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट है, ये सबको पता है, वर्ल्ड लेवल पे सारी इंडस्ट्री में इट हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द टॉप इश्यूज। सिग्निफिकेंट प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स लॉन्च्ड इन मैनी बिजनेसेस, काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं डिफरेंट प्रोडक्टिविटी बिजनेसेस में। इन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, challenges to productivity continue to gain significant attention and hopes. Similarly, oil and gas में भी काफ़ी वाइब्रेंसी है, टेक्नोलॉजी मूवमेंट्स हैं, काफ़ी प्रिपरेशंस हैं, तो इसमें भी प्रोडक्टिविटी को कोशिश की जा रही है कि इसको प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट मेजर्स को प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाए। हाउ टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, टेस्ट, एनालाइज एंड नोइंग योर एंड गोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्ट, analyze and know your end goals and developing adapting capabilities for the head start के लिए आपने अपनी capabilities को build करना है। और एक और इसमें खास की है, companies with better adaptive capabilities, जो कंपनी vibrant measures, नई measures को बेहतर तरीके से adapt करते हैं, are significantly more likely to achieve improvements। वो ज़्यादा बेहतर तरीके से improvements को achieve करती हैं, बेहतर तरीके से improvements के साथ इंटरेक्ट करती हैं। इन कैपिटल प्रोडक्टिविटी एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, कैपिटल और लेबर प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए उनका रोल बेहतर होता है और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो चलती हैं। एग्जेक्टिव समरी, फैक्टर्स दैट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के लिए खास रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 इज इंटीग्रेटिंग ऑटोमेशन। जो ऑटोमेशन है उसको इंटीग्रेट किया जाए, मैक्सिमम चीज़ों को ऑटोमेशन की तरफ ड्रैग किया जाए, उधर उसका इन्फ्लुएंस लाया जाए और उसमें ज़्यादा रोल उनका प्ले किया जाए। सेकंड इज इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट बिजनेस प्रोसेसेस। जो स्मार्ट बिजनेस प्रोसेस हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए कि वो किस तरह ऑपरेट करते हैं, वो किस तरह चलते हैं, और स्मार्ट बिजनेस प्रोसेस BPR किया जाए। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की जाए हर चीज़ की, कि उनके बीच में जो बॉटलनेक्स हैं, जो स्पीड ब्रेकर्स हैं, उनको दूर किया जाए। फिर इम्प्रूविंग सेफ्टी इम्प्रूव की जाए, उसको बेहतर किया जाए। रिस्क मिटिगेशन, जितने रिस्क हैं उनको मिटिगेट किया जाए, उनको कंसोलिडेट किया जाए, कोशिश की जाए कि रिस्क मिटिगेशन पे ज़्यादा जोर हो।
फिर इनोवेशंस पे जोर दिया जाए कि इनोवेशंस कैसी हैं, इनोवेशन किस तरह लेके चलनी है और इनोवेशंस को किस तरह हम बाकी चीज़ों को नई इनोवेटिव तरीके से कर सकते हैं। दी ह्यूमन एलिमेंट को भी डिटेल में देखा जाए कि उसको किस तरह हम हैंडल कर रहे हैं। नाउ विल टेक दीज फैक्टर्स वन बाय वन। लेट्स से पहला फैक्टर आया था इंटीग्रेटिंग इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कैसे किया जाए एक चीज, फिर उसको इंप्रूव कैसे किया जाए टेक्नोलॉजी की। ड्यूरिंग द पास्ट 20 years टेक्नोलॉजी हैज टेकिंग ह्यूज लीप्स। टेक्नोलॉजी पिछले 20 साल में बहुत ज्यादा इंप्रूव की है। देयर इज अ सेइंग के लास्ट 30 years में इतना नॉलेज आया जितना लास्ट 5000 years में आया था। दिस इज द इरा ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट का इरा है, नॉलेज मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, इन पे बहुत ज्यादा हाई जंप लोग ले रहे हैं और इसमें काफी इंप्रूवमेंट हो रही है। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट मीन्स इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी। जो भी अदारा, जो भी इंसान, जो भी ह्यूमन बीइंग, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंटरप्राइज अगर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव करता है और टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस उसमें ज्यादा है, इनोवेटिव है, सो इट मीन्स कि डायरेक्टली दे आर इंप्रूविंग देयर प्रोडक्टिविटी थ्रू बेटर टेक्नोलॉजी। की एरियाज फॉर टेक्नोलॉजी आर in downstream oil and gas industry, there are key areas which directly affect productivity. Enhancing technology in these areas highly recommended and the best practice of 21st century की ये best practice है कि इसको कैसे improve किया जाए, without which surviving in competitive business environment is impossible. Competitive business environment में इसके बगैर survive करना शायद मुश्किल हो अगर ये forward looking नहीं है और उसको बेहतर तरीके से नहीं देख रहे। की एरियाज टू बी लुक्ड इनटू द ऑयल एंड गैस, जो जिसको सक्सेस कीज के नाम से भी याद किया जाता है। नंबर 1 इज फ्लूइड मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। जो फ्लूइड मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उस पर फोकस किया जाए। शॉर्टफॉल्स इन द क्रैश रजिस्टर बिकॉज ऑफ मेजरमेंट इनएक्यूरेसीज ड्यूरिंग द लोडिंग ऑफ लोडिंग प्रोसेस, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस नीड नॉट टू बी केस, कि इसको देखा जाए कि हमने इसको कैसे लेके उसमें चलना है। देन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके सॉल्यूशंस पे फोकस किया जाए। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हेल्प यू टू रिड्यूस इन्वेंट्री कॉस्ट, इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अनलॉक द ट्रू पोटेंशियल ऑफ योर सप्लाई चेन। जो अपनी सप्लाई चेन का ट्रू पोटेंशियल है उसको अनलॉक करें और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को बेहतर से बेहतर किया जाए। फील्ड नेटवर्क इंजीनियरिंग इज अनदर एरिया, इसको भी बेहतर किया जाए जो इनकी फील्ड नेटवर्किंग है। बिल्डिंग अ न्यू प्लांट और उनकी प्लांट के साथ उसकी जो रेलिवेंट चीजें हैं, एक्सटेंडिंग और मॉडर्नाइजिंग द ओल्ड वन, पुराने में अगर मॉडिफिकेशंस की जाएं। दिस इज द राइट टाइम टू थिंक अबाउट द बेनिफिट्स एंड डिजिटल कम्युनिकेशन टू फाइंड अ पार्टनर टू रिड्यूस द एसोसिएटेड रिस्क। अभी प्लांट के साथ साथ जो कम्युनिकेशन टेक्निक है, जो उनकी इंटरेक्टिव मैनेजमेंट है, उसको भी बेहतर किया जाए। देन इज द प्लांट एसेट मैनेजमेंट। जो प्लांट के एसेट मैनेजमेंट है उनको देखा जाए फॉर इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, हायर प्लांट अवेलेबिलिटी एंड रिड्यूस्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और प्लांट एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस होल्ड्स द की। ये वो इट इज वन ऑफ द मेजर की। उसके बाद इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं। बिकमिंग मोर एनर्जी एफिशिएंट इज द की इन टैकलिंग द इश्यूज ऑफ राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस एंड ग्लोबल वार्मिंग वगैरह इश्यूज को, इसको एनर्जी सॉल्यूशंस को बेहतर तरीके से टैकल किया जाए, नेगोशिएट किया जाए। Metering stations. This is known as something custody transfer also. Custody transfer in fluid measurement is defined as a metering point, that is location where the fluid is being measured for sale from one party to another. Fluid को measure किया जा रहा है एक पार्टी से दूसरी पार्टी के लिए। Accuracy in sale and purchase is required. जो सेल और परचेज की एक्यूरेसी है इसको थोड़ा देखा जाए और इसको उस लिहाज से, उस एंगल से देखा जाए कि उसमें सही हो, ट्रांसपेरेंट हो, उस पर प्रॉपर चेक्स हों, उसमें लीकेजेस ना हो, उसमें दूसरी और चीजें इन्वॉल्व ना हो, अनड्यू वेस्टेजेस ना हो। मनी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय इंप्रूविंग एक्यूरेसी। बेसिकली जब आप रिसोर्सेज इन्हांस करते हैं, आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाते हैं, आप 5S फिलॉसफी जो पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी उसको करते हैं, आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉन्शियस हो जाते हैं, आप वेस्टेजेस को रिड्यूस करते हैं, आप वर्कर की वेलफेयर करते हैं, तो दिस इनिशियली दिस रिक्वायर्स फ्यू रिसोर्सेज आर, सो रिसोर्सेज मीन मनी।
सो जितना आप अमाउंट डालेंगे, जितने रिसोर्सेज को थोड़ा ओपन करेंगे, उसको जुडिशियस यूज करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे, फोकस्ड रह के आउटपुट ओरिएंटेड, आउटकम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ चले करेंगे, तो आपकी एक्यूरेसी और आपकी बेहतरी भी और ज्यादा बढ़ेगी। कस्टडी ट्रांसफर में अगला पॉइंट है, सिंस गिव एंड टेक इन ऑयल एंड गैस टेक्स प्लेस इन कस्टडी ट्रांसफर मीटरिंग स्टेशन, एक्यूरेसी कैन नॉट बी अंडरमाइंड। क्योंकि ये एक जरूरी मीटरिंग है और मीटरिंग का बहुत बेसिक रोल है। लेट्स से अगर 100 लीटर के बाद किसी एक्यूरेसी रेशो 2 लीटर्स का भी डिफरेंट आए तो बिलियंस ऑफ लीटर्स आते हैं पर डे, गैलन्स और लीटर्स, तो इट कम्स टू अगेन मिलियंस ऑफ inaccuracy liters can be done. So the element of accuracy or measuring accuracy has to be ensured at all cost. Highly accurate digitized technology meters should be used. Second point जो शेयर हुआ था, that was the inventory management. इन्वेंटरी मैनेजमेंट मैंने शुरू में भी बात की थी, हमने प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट में भी जब भी बात की, इवन क्वालिटी मैनेजमेंट की जब बात की, तो दोनों में इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज द एक्सीलेंट फील्ड इन इवन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और इवन फ्रैंकली स्पीकिंग सर्विस सेक्टर में भी। जब तक एक एक्यूरेट इन्वेंटरी नहीं, जैसे कैटरिंग या फूड मैनेजमेंट में आए, तो जब तक उनके पास रेलिवेंट इन्वेंटरी नहीं है, उनके पास वेयर हाउस, उनकी स्टॉकिंग प्रॉपर नहीं है हाइजेनिकली, हाउ कुड दे इम्प्रूव? सो इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज अ बेसिक थिंग which plays a very very big and vital role towards the end product. Product कैसी है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का उस पर बहुत ज्यादा रोल है। इट इज नोइंग योर डाटा एक्यूरेटली, आपका इनपुट डाटा बहुत एक्यूरेट होना चाहिए, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। टैंक एंड इन्वेंटरी गेजिंग सिस्टम जो है उनको प्रॉपर इस केस में होना चाहिए, जो ऑयल एंड गैस के केस में कह रहे हैं कि टैंक और वो सही हो। हाउ मच प्रोड्यूस यू हैव इन योर पोजेशन एट पार, यानी एक्यूरेट टेक्नोलॉजी को ज्यादा फोकस होना चाहिए इस पे अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। फील्ड नेटवर्क सिस्टम, फील्ड नेटवर्क सिस्टम में नोइंग योर ऑनगोइंग प्रोसेस विद द मैक्सिमम डिटेल बाय यूजिंग सेंसर टेक्नोलॉजीज ऑन पाइपलाइंस। बेसिकली इट इज नोइंग योर ऑनगोइंग प्रोसेसेस, आपके जो ऑनगोइंग प्रोसेस हैं विद मैक्सिमम डिटेल्स के साथ बाय यूजिंग सेंसर टेक्नोलॉजीज ऑन पाइपलाइंस। जो पाइपलाइन में सेंसर टेक्नोलॉजीज हैं उनको व्यू किया जाए। इट हेल्प्स कीप ऑप्टिमम प्रेशर्स, जो ऑप्टिमम प्रेशर्स हैं उसको बेहतर करने में ये होती है। टेम्परेचर्स एंड फ्लोज, टेम्परेचर्स को भी और फ्लोज को भी। यूजिंग कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग एट वन कंट्रोल सिस्टम रूम फॉर मैक्सिमम कंट्रोल। कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग जो है एट वन कंट्रोल सिस्टम रूम फॉर मैक्सिमम कंट्रोल के लिए ये ज्यादा जरूरी होती है और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको यूज किया जाता है। Then point comes the plant asset management. Plant asset management क्या है? Digitalized maintenance program for the enhancing productivity. एक digitalized maintenance program को चलाया जाता है कि प्रोडक्टिविटी इन्हांस कैसे हो, प्रोडक्टिविटी पे फोकस कैसे किया जाए और प्रोडक्टिविटी को किस तरह आगे लेके चला जाए। इसको एडवांस्ड डायग्नोसिस भी किए जा सकते हैं, एडवांस्ड डायग्नोसिस सिस्टम में देखा जा सकता है। सेल्फ मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं आप जब एसेट मैनेजमेंट की बात हो सकती है। सेंसर्स की हेल्थ और जो हमने बात की थी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की थी, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस की भी बात की थी, वो भी इंश्योर की जा सकती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सेल्फ शेड्यूलिंग, वही बात, एक सेल्फ शेड्यूलिंग करके प्लांट की चीज़ों की, इन्वेंट्री की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को इंश्योर किया जा सकता है। नो विल कवर दी फिलॉसफी चेंज, कि जो फिलॉसफी चेंज है वो क्या है। A complete change in philosophy comes along with the introduction of new and intelligent technology. A complete change in philosophy comes along with the introduction of new and intelligent technologies. नई टेक्नोलॉजीज के साथ फिलॉसफी में पूरी कंप्लीट चेंज आती है और उसको उस लिहाज से देखा जाता है। द सेंसर्स एंड कंट्रोल सिस्टम, जो सेंसर और कंट्रोल सिस्टम्स हैं, सेल्फ रेक्टिफाई देमसेल्व्स एंड एनेबल टू मेक अ शेड्यूल्ड प्लान प्रोएक्टिव मेंटेनेंस प्लान। जो सेंसर्स हैं और कंट्रोल सिस्टम जो हैं ये सेल्फ रेक्टिफाई करते हैं एंड अनेबल टू मेक अ शेड्यूल्ड प्लान प्रोएक्टिव मेंटेनेंस प्लान, एक प्रोएक्टिव मेंटेनेंस प्लान पे वो फोकस करते हैं। और जो सेल्फ ऑपरेटिंग होती हैं, जो सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम्स होते हैं और सेल्फ सेंसर तरीके से प्रोएक्टिव प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, परसीव मेंटेनेंस जो हमने बात की थी, प्रीडिक्टिव मेंटेनेंस की बात की थी, उसमें ये सारे पूरी फिलॉसफी को चेंज कर जाती हैं कि बिफोर दैट इम्प्रॉम्प्टू अनचेक्ड एक फैटल एक्सीडेंट अकर हो, उससे पहले ही आप थ्रू सेंसर्स
you carry out the proactive approach, through proactive approach the maintenance of things. Good maintenance is an integral part of the efficient operations. वही बात, जितनी मेंटेनेंस अच्छी होगी उतनी ऑपरेशंस अच्छे होंगे, जितने ऑपरेशंस अच्छे होंगे उतनी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, और जितनी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी आपकी इंटरप्राइज एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. कंटिन्यूस सस्टेनेबल फंक्शनिंग एंड मिनिमल ब्रेकडाउन्स, ये बहुत अहम पॉइंट है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं आप लोगों के लिए. गुड मेंटेनेंस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशंस. एफिशिएंट ऑपरेशंस होते हैं कंटिन्यूस, मुसलसल, उसमें और बेहतरी आती है. सस्टेनेबल मीन फॉर द लॉन्ग रन, वो सस्टेन करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं, सस्टेनेबल फंक्शनिंग होती है फॉर द लॉन्ग रन उनकी. एंड मिनिमल ब्रेकडाउन, और थोड़ा कम से कम ब्रेकडाउन आते हैं, या कम से कम उसमें ब्रेक्स आती हैं, रिस्क आते हैं, एक्सीडेंट्स आते हैं. दिस हाउ इट डील्स. A good maintenance means sustaining productivity and enhancing return on investment. So, जैसे मैं शुरू में ये बात की थी, अच्छी मेंटेनेंस का मीनिंग ये निकलता है कि इनहांस सस्टेनिंग प्रोडक्टिविटी. एक प्रोडक्टिविटी आपने बेहतर सस्टेन की, उसको कर्टेल किया, उसको कंसोलिडेट किया, उसमें आपकी वाइब्रेंसी आई, उसमें आपकी एक मेंटेनेंस आई, और एक आपका रेगुलर अपवर्ड एक ग्राफ का ट्रेंड मेंटेन हुआ प्रॉफिट मेकिंग का. एंड इनहांसिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब एक अपवर्ड प्रॉफिट का ट्रेंड नजर आया तो उसका मतलब है कि आपके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी बेहतर हो गए. एसेट मैनेजमेंट में ये एक एवोल्यूशनरी पाथ है. अगर आप गौर से इस स्लाइड को देखें, नंबर 1 इज दी रिएक्टिव मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग द प्रॉब्लम, ये शुरू में जो बात की थी पिछले एक लेक्चर में हमारी बात हुई थी. उसके बाद ये आती है प्लान मेंटेनेंस, जिससे प्लान करेक्टिव वर्क है. उसके बाद प्लान प्रोएक्टिव मेंटेनेंस के एसेट मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज और डाटा एनालिसिस और रिव्यूज पे उस केस में इसको किया जाता है. और उसके बाद डिफेक्ट एलिमिनेशन स्टेज आती है कि एसेट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज, लीन प्रोसेसेस, सिस्टम इंटीग्रेशन और स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशन पे बात की जाती है. तो ये सारी मंजिल, ये सारी डेस्टिनी, ये सारी गोल पोस्ट जो गोल सेटिंग होती है, दे आर अचीव थ्रू अ सेट ऑफ रूल्स एंड सेट ऑफ रूट्स. कि रिएक्टिव मेंटेनेंस से आप प्लान मेंटेनेंस पे कन्वर्ट होते हैं, उधर से आप प्रोएक्टिव अप्रोच पे आते हैं, और फिर आप डिफेक्ट एलिमिनेशन की तरफ चल पड़ते हैं, जीरो डिफेक्ट कंसेप्ट की तरफ आ जाते हैं. प्लांट एसेट मैनेजमेंट काजेस चेंज इन फिलॉसफी विद इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी. ये एक ओवरऑल फिलॉसफी को चेंज करता है और टेक्नोलॉजी के साथ बेहतर करता है. अनेबलिंग सेल्फ रेक्टिफिकेशन, ये सेल्फ रेक्टिफिकेशन को इनकरेज करता है कि सेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल्फ रेक्टिफिकेशन को इनकरेज किया जाता है और वो कल्चर को इन्हांस किया जाता है. प्लान्ड प्रोएक्टिव मेंटेनेंस को मजीद इनकरेज किया जाता है. एनर्जी मैनेजमेंट, अगर आप एनर्जी मैनेजमेंट में गौर से देखें तो एनर्जी मैनेजमेंट को जब इंश्योर किया जाता है तो इससे जितनी बेहतर एनर्जी मैनेजमेंट होगी उतनी ही बेहतर कंपनी की प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट होगी. और एनर्जी मैनेजमेंट को जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट के जो डबल इंटरेक्शन होता है, किस किस तरीके से होता है, किन किन चीज़ों से इंश्योर की जा सकती है. मसलन एनर्जी के यूज से, मसलन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से, मसलन थ्रू दी इनोवेशन मेथड्स, मसलन ERP से, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग से, वर्कर सेफ्टी से ऑटोमेट किया जा सकता है इसको. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी गुड प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सकती है और एनर्जी मैनेजमेंट हो सकती है. तो ये डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं कि एनर्जी मैनेजमेंट के थ्रू जो अचीव करती है कोई भी इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्टिविटी वर्सेस एफिशिएंसी. लेसर एनर्जी यूज मींस लेसर बिल्स एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग. अगर आप लेसर एनर्जी यूज करेंगे, लेस कंजम्पशन ऑफ बिल्स होगी, और जो रिक्वायरमेंट है वो तो आप डेफिनेटली करेंगे, लेकिन एनर्जी को आप ज़ाया नहीं करेंगे, विच मीन्स ग्रेटर प्रोडक्टिविटी. ये इन्होंने इस फिगर के थ्रू भी दिखाया हुआ है. हायर कॉस्ट से आप लोअर कॉस्ट की तरफ जब आते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो हाई एनर्जी सेविंग का टारगेट आप लेते हैं. आप एक टारगेट गोल पोस्ट सेट कर लेते हैं कि मैंने हाई एनर्जी सेविंग के ये स्टेप्स लेने हैं जो ऑल पॉसिबल स्टेप्स होते हैं. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. डिग्री ऑफ एफिशिएंसी डीजल जनरेटर बिटवीन 45 to 50% होती है डीजल जनरेटर्स की डिग्री ऑफ एफिशिएंसी. अगेंस्ट कोल फायर्ड इज 30%. टॉप रिफाइनर्स लाइक अरामको एंड एक्सन मोबाइल यूज्ड हाइब्रिड पावर प्लांट टेक्नोलॉजी फॉर विच एफिशिएंसी इज अचीव्ड अप टू 60%, and by
2020 sorry, R&D is underway for achieving 70% efficiency. Basically आप देखें लोएस्ट जो है वो कूल की है 30%, उसे हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्होंने 60% तक एनर्जी प्रोडक्शन जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी से इनोवेशन से अचीव कर ली है, और ये दे हैव अ गोल पोस्ट फॉर 70%. दैट्स गुड. इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट बिजनेस प्रोसेसेस, बिकॉज स्मार्ट बिजनेस इज अ प्रोडक्टिव बिजनेस, और ये स्मार्ट बिजनेस जो है इससे एक बेहतर वाइब्रेंट और प्रॉफिट ओरिएंटेड अप्रोच इमर्ज होती है. इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है? इज अ बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, यूजुअली a suite of integrated applications that a company can use to collect, store, manage and interpret data from many business activities. जो बहुत सारी business activities से resources को get together किया जाता है और फिर उस planning से उसको बेहतर तरीके से आगे vibrant किया जाता है. ERP, Enterprise Resource Planning में for integrated oil companies, supply chain management means integrating business process and lowering the इन्वेंट्रीज. जो बिजनेस प्रोसेस हैं इनको बेहतर किया जाता है और इन्वेंट्रीज को लोअर किया जाता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर किया जाता है. हेल्प्स टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशनल एसेट एंड रिसोर्स एफिशिएंटली. जो ऑर्गेनाइजेशनल एसेट्स हैं और रिसोर्स जो हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंटली और बेहतर तरीके से उनको देखा जाता है. इंटरप्राइज मैनेजमेंट, CRM, बिजनेस इंटेलिजेंस, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, फिनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट, इन सबको इकट्ठे रखते हुए ऑपरेशन सिस्टम्स में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंडीशन मॉनिटरिंग, इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स और रियल टाइम डाटा हिस्टोरियंस और विजुअलाइजेशन मॉडल्स को साथ ही देखा जाता है, उसके किया जाता है. देयर सर्टेन इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होते हैं, जो राइट रॉन्ग डिसीजंस को देखा जाता है कि कौन से राइट हैं कौन से रॉन्ग हैं और उनको किस तरह लिया जाए. Informed decisions में through smart business techniques, the system architect is designed in a layered structure. Layered structure के साथ सिस्टम को देखा जाता है कि उसको फिर आगे किस तरह लेके हमने जाना है. The signals from field level is transformed in such a way as to make is easy for the management to know and make decisions. Management के लिए इसको एक easy और बेहतर तरीके से आगे लेके चला जाता है. Informed decision through effective communication और control management. अफेक्टिव कम्युनिकेशन और कंट्रोल मैनेजमेंट के जरिए कैसे देखा जाता है फील्ड लेवल पे, कि फील्ड लेवल पे ये कैसे जा रहा है, प्लांट है और उसको कैसे, फिर डायरेक्ट कंट्रोल उसको किया जाता है हायर लेवल पे, फिर उसके बाद प्लांट सुपरवाइजरी रोल पे देखा जाता है, लेवल 2 आ जाता है, फिर प्रोडक्शन कंट्रोल आ जाता है, प्रोडक्शन कंट्रोल को कैसे लेके चलें, फिर डिसीजन लेवल पे देखा जाता है कि डिसीजन लेवल पे हमने किसको लेके जाना है, सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स, और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स, और फिर उसके बाद कंप्यूटर सेंटर्स को साथ ही लेके इक्विवेलेंट तरीके से किया जाता है. सेफ्टी फर्स्ट, इट्स अ स्लोगन विच इज इंश्योर्ड अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, कि सेफ्टी को हमेशा इंश्योर किया जाता है कि इसकी पहले हर लिहाज से देखा जाए कि सेफ्टी फर्स्ट. इंप्रूविंग सेफ्टी, कि सेफ्टी किस तरह इंप्रूव की जाती है. सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हैं उनको देखें कि इनको कैसे इंप्रूव किया जाता है, इंक्लूडिंग एक्सप्लोजन्स, फायर्स, हैवी इक्विपमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट्स एंड फॉल्स हैव कॉज्ड एन अलार्मिंग नंबर ऑफ इंजरीज एंड फैटेलिटीज इन द इंडस्ट्रियल सेटिंग. इंडस्ट्रियल सेटिंग में इनका एक मेजर और बेहतर रोल है. प्रोवाइडिंग सेफ एंड एनवायरमेंटली बिगिनिंग ऑपरेशन नॉट ओनली फॉर प्लांट पर्सनल्स बट आल्सो फॉर द सराउंडिंग कम्युनिटीज इज इम्पेरेटिव. सराउंडिंग कम्युनिटी के लिए भी इम्पेरेटिव होता है. वाई हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ और सेफ्टी कैसे? इट डेमोन्स्ट्रेट्स दैट बिजनेस इज सोशली रिस्पॉन्सिबल, कि बिजनेस जो है ये सोशली रिस्पॉन्सिबल है और सोशली एक बेहतर रोल प्ले करता है कि इसको कैसे और कहाँ किस तरीके से किया जाता है. इन्हांसेस एंड प्रोटेक्ट्स ब्रांड वैल्यू एंड इट्स इमेज, जो ब्रांड वैल्यू है उसको ये इन्हांस करती है और इसके इमेज को उस लिहाज से बेहतर करती है. इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स, एम्प्लॉइज और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बेहतर करती है और उसमें इसका पॉजिटिव रोल है कि इसको किस तरीके से आगे लेके चलें. इन्हांसेस द वर्कर्स कमिटमेंट टू कंपनी, वर्कर्स की जो कमिटमेंट है कंपनी के साथ उसको देखती है
कि वर्कर्स की कौमी के साथ क्या कमिटमेंट है और वो किस तरह चली और उसको किस तरह लेके देख जाना चाहिए, और उसकी लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो सीन। इट बिल्ड्स अ हेल्दियर वर्कफोर्स एंड इंक्रीजेज अ कॉम्पिटेंसी लेवल। ये एक बेहतर वर्कफोर्स में इनपुट आता है इसका, और इट इंक्रीजेज द कॉम्पिटेंसी लेवल आल्सो, कि उसका कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है उसको भी ये देखती है। इट क्रिएट अ हेल्दियर वर्कफोर्स, एक बेहतर वर्कफोर्स को लेके चलती है आगे। इट डिक्रीजेज बिजनेस डिसरप्शंस एंड इट्स कॉस्ट। जो बिजनेस डिसरप्शंस हैं उसकी जो कॉस्ट है और उसको ये एड्रेस करती है कि डिजास्टर्स हैं, डेफिसिट्स हैं, नीड टू प्रिपेयर मेजर्स टू फोरम दी शॉर्टेजेस को एड्रेस करती है, और उसकी रेवेन्यू को और उसकी एक्सपर्टाइज को देखती है। अलाउज बिजनेस टू मीट दी OSH एक्सपेक्टेशंस। जो ओशा की एक्सपेक्टेशन है, जो इट इज़ दी सिंपली ओशा स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी इश्यूज को उसको भी एड्रेस करती है कि हम किस तरह लेके इसको चलें और कैसे इसको डिफरेंट तरीके से आगे देखा जाए। सेफ्टी लेयर्स के ओवरव्यू पे बात होगी कि सेफ्टी लेयर्स में अगर हम गौर करें तो ओवरव्यू क्या है सेफ्टी लेयर्स का। इनिशियली इज दी प्रिवेंट, कि प्रिवेंट में बेसिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम है, प्रोसेस वैल्यूज हैं, नॉर्मल बिहेवियर्स, प्रोसेस कंट्रोल लेयर है, प्रोसेस अलार्म है, प्रोसेस शटडाउन्स हैं, फिर ऑपरेटर इंटरवेंशन है, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंटेड है, ये प्रिवेंशन में आ जाता है। फिर उसके बाद मिटिगेट में डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, रिलीफ वेल्व, रप्चर डिस्क, डाइक, फिर प्लांट एंड एमरजेंसी रिस्पांस वगैरह आ जाते हैं। एमरजेंसी रिस्पांस लेयर, पैसिव प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है, एक्टिव प्रोटेक्शन लेयर आ जाती है, सेफ्टी लेयर आ जाती है, ट्रिप लेवल अलार्म्स हैं डिफरेंट जो इसमें जिनका है रोल है, और बेसिक प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें उनकी रोल हर लिहाज से आ जाता है। इनोवेशन स्टैंड्स आउट एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टैंड अलोन ड्राइवर ऑफ प्रोडक्टिविटी। इनोवेशन जो है, जो वाइब्रेंसी है, ये दिस स्टैंड्स आउट एज एन मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टैंड अलोन ड्राइवर ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये प्रोडक्टिविटी का सबसे अहम तरीन ड्राइवर है। Innovators are more likely to, innovations are found in all parts of supply chain and also found in business types, that is the conventional and unconventional. They don't cite external constraints. Yes, external constraints को नहीं आते, red tape, green tape as barriers to business objectives. Do cite contracting constraints, lack of flexibility in incentive management, and do cite learning challenges, finding the implementing new technologies के लिए ये होता है। A Japanese proverb, fix the problem, not the blame. बहुत अच्छी एक पैराडाइम की इनोवेशंस के लिहाज से जापानीज की एक प्रोवर्ब है, फिक्स दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फिक्स करें, नॉट दी ब्लेम, यानी जो ब्लेम है उसको आप एड्रेस ना करें, प्रॉब्लम को फिक्स करें, वो ज्यादा बेहतर है। अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च, द टाइप्स ऑफ इनोवेशंस इंक्लूड प्रोडक्ट मोर एफिशिएंट डाउन द पंप्स, drilling competition technologies, environment safe and change technology, vehicle washed on water recycling system, vapor recovery units, process में आ जाता है floating walls, इसी तरह supply chain logistic में आ जाता है, फिर services में different examples हैं इसकी, फिर services distribution में different examples हैं, फिर management पे different examples हैं। Innovators resolve all problems. This doesn't suggest the novel innovators operate in a different world. Innovators जो हैं ये सारी की सारी problems को address करते हैं और resolve करते हैं, but rather they operate on a higher plan. एक higher plan पे वो करते हैं. That is where others see only barriers, जिधर बाकी barriers को देखते हैं. Innovators see opportunities. Innovators opportunities पे ज़्यादा focus करते हैं. These become the catalyst for innovation and perhaps even pathways to productivity, और productivity को different pathways को भी देखा जाता है कि किस तरह लेके साथ चलने और कैसे आगे चलें। Collaboration and contracts, right contract for the right purpose, right contract for the right purpose. Improving quality with contract assignment is a common business practice which affects productivity. Improving quality with contract assignments के साथ quality is a common business practice
विच अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, जो कि प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी बोथ एनेबलिंग एंड constraining for productivity. It depends what contracting strategy is used in which circumstances. If you pick the wrong one for the purpose, you get a suboptimal outcome. एक suboptimal outcome आपको मिलता है। The inner white diamond represents simple and low cost contracts, whereas the yellow diamond represents the complex high level contracts. The graph is helpful for analyzing contract level and maintain high productivity. High productivity के लिए वो ग्राफ बेहतर है उस लिहाज से। The inner white diamond represents simple and low cost contracts, whereas the yellow diamond represents the complex high level contracts. The graph is helpful for analyzing contract level and maintain high productivity. जो ये ग्राफ है हाई प्रोडक्टिविटी के लिए है। The diamond approach to successful growth and innovation include complex merger, high risk, risk share, collaborative relationships. और सिंपल प्रोजेक्ट, लो रिस्क, रिस्क ट्रांसफ़र एंड ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप्स, ये डिफरेंट है। ये पेस से टेक्नोलॉजी की तरफ और कॉम्प्लेक्सिटी से नोवेल्टी की तरफ आता है, और ये ग्राफ जितना हम नोवेल्टी की तरफ अप्रोच करते हैं उतना बेहतर एंगल पे चलता जाता है। मर्जर्स, जॉइंट वेंचर्स लीड्स टू रिड्यूस टाइम फॉर रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स के लिए जो इसका रिड्यूस टाइम होता है। लीड्स टू रिड्यूस टाइम टू मार्केट फिनिश प्रोडक्ट्स। फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए इसका टाइम कम होता है। इन लाइन विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके इन लाइन होता है। बेटर कोऑर्डिनेशन, एक बेहतर कोऑर्डिनेशन की तरफ जाता है। द ह्यूमन एलिमेंट, हाउ टू चूज प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिसोर्स, क्लियर पॉलिसीज, और उसको लिहाज से देखा जाता है। व्हाट मेक पीपल वर्क हार्डर, लोगों को क्या चीज़ होती है, इज पे द स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटिंग फोर्स इन द वर्क प्लेस। स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटिंग फोर्स जो है वर्क प्लेस पे क्या होगी उसको देखा जाता है। नो मैनी एक्सपर्ट्स हैव नोटेड दैट वर्कर्स वाइल ऑन द जॉब डोंट प्रोड्यूस मोर सिंपली बिकॉज दे आर बीइंग पेड मोर। वो थोड़ा सा ज़्यादा पे हो रहे हैं और डिफरेंटली उनको देखा जा रहा है। लाइक अदर बिजनेस, ऑयल एंड गैस बिजनेस इंक्लूड फैक्टर्स दैट इन्हांस प्रोडक्टिविटी। जो दूसरे ऑयल एंड गैस बिजनेस के फैक्टर्स हैं प्रोडक्टिविटी इन्हांस करते हैं बेहतर तरीके से। मोटिवेशन, हाउ टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, एवरीवन इज इम्पोर्टेंट, हर बंदा इंपॉर्टेंट है। लेट देम रियलाइज देयर इंपॉर्टेंस, और उनको वो इंपॉर्टेंस रियलाइज करने दें। अ मोटिवेटिंग वर्क एनवायरनमेंट मस्ट बी वन इन विच एम्प्लॉइज आर ट्रीटेड फेयरली। जितने एम्प्लॉयज में इक्वलिटी होगी, फेयरली ट्रीट होंगे और वो उतने ही बेहतर तरीके से एक्टिवेट हो रहे होंगे। अदर इंसेंटिव्स टू मोटिवेट इंक्लूड एनुअल ट्रैवलिंग, उनको डिफरेंट आप ट्रैवलिंग एक्सकर्शन वगैरह दें। जॉब रोटेशन दें, जॉब रोटेशन ठीक होनी चाहिए। ट्रेनिंग एट स्किल लेवल दें, स्किल लेवल को देखा जाए। प्रमोशंस दें, प्रमोशंस वगैरह। अ वी रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज एम इक्वल टू मोटिवेशन इज इक्वल टू ई इंटू आई इंटू वी। ई उनकी एक्सपेक्टेंसी है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी है, वैलेंस है, सेल्फ एफिशिएंसी है, ट्रस्ट है, और नीड्स, वैल्यू, गोल्स एंड प्रेफरेंस, उनके प्रेफरेंसेस है। द पावर ऑफ प्रेस, मोटिवेशन में पावर ऑफ प्रेस का बहुत ज्यादा रोल है। दिस कैन बी एन एक्सट्रीमली यूजफुल मेथड ऑफ गिविंग एन इंडिविजुअल वर्कर अ सेंस ऑफ वर्थ इन रिलेशन टू द एक्चुअल वर्क बीइंग डन। अ सेंस ऑफ वर्थ देने की जरूरत है एज कम्पेयर टू एक्चुअल वर्क बीइंग डन। प्रेस हैज एन काउंटलेस एग्जाम्पल बिन शोन ड्रामेटिकली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और इससे प्रेस से बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन से प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा इन्हांस हुई है और उसमें पॉजिटिव चेंजेस आई हैं। सेटिंग गोल्स, another important factor includes setting goals that correspond to the actual work being done, जो कि एक्चुअल काम है उसके लिए एक्चुअल वर्क being done की फोकस है। स्मार्ट गोल्स, realistic and smart objectives are able to ensure that timelines and work quality combine and that employee can still feel ready for the next project once the original one has been completed. Specific हो, measurable हो, अटेनेबल हो, रेलिवेंट हो और टाइमली हो। स्मार्ट गोल इसको क्या जाता है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट और टाइमली हो, ये सारी चीजें हमें पाई जाती हैं। डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस इन द वर्कप्लेस, वर्कप्लेस में डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस कौन सी हैं? क्रिएटिंग डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस इज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल टू फोस्टरिंग अ वर्क एनवायरनमेंट दैट इज प्रोडक्टिव। लीडरशिप और डिसिप्लिन जो है इसको ज्यादा जोर दिया जाता है। Poor performance versus vis-a-vis productivity,
If workers are not faced with consequences for poor performance, then productivity margins can easily shrink at a devastating rate. अगर वो उसको नहीं कर सकते तो ये shrink हो सकती है productivity devastating rates पे. Effective leadership effective कैसे होगी? A manager must be creative when it comes to finding other ways to penalize workers who bring down productivity. जो productivity को नीचे ला रहे हो, अगर उनको रिव्यू किया जाए, देखा जाए, तो उस लिहाज से है वो. वर्क एनवायरनमेंट को एड्रेस किया जाता है. इन एडिशन टू अ हेल्दी लेवल ऑफ कम्युनिकेशन एंड पर्सनल मोटिवेशन इन द वर्क प्लेस, द एक्चुअल फिजिकल लेआउट ऑफ द प्लांट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी. जब प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने की बात होती है. ह्यूमन टेक्नोलॉजी मेक्स टास्क मोर टाइम इफेक्टिव एंड एफिशिएंट सच एज एडवांस हैंड हेल्ड फील्ड कम्युनिकेशंस, एनालाइजर्स एंड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर. ये डिफरेंट है. ह्यूमन टेक्नोलॉजी को जितना बेहतर तरीके से इंप्रूव किया जाए उतनी ये प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी. इट डेवलप्स इंटरेस्ट, और जब इंटरेस्ट आता है तो फिर ऑब्वियसली मोटिवेशन भी आती है. तो रिकमेंडेशंस जो हैं इसमें जो बेहतर हैं वो ये हैं कि एक प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाए. जब भी आप ऑयल एंड गैस सेक्टर पे प्रोडक्टिविटी को हम फोकस करें या किसी भी इंडस्ट्री पे करें, मेजर एंड रिपोर्ट ऑन प्रोडक्टिविटी. एक स्टेप तो ये है कि प्रोडक्टिविटी को मेजर किया जाए, इसको रिपोर्ट किया जाए और इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया जाए. एस्टैब्लिश्ड अ प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग रिजीम, इसको एक मेजर किया जाए. यूज मैट्रिसेस और डिफरेंट मैट्रिसेस किया जाए. ट्रैक परफॉर्मेंस ओवर टाइम बाय रिपोर्टिंग, और टाइम पे रिपोर्टिंग के ट्रैक परफॉर्मेंस को देखा जाए हर लिहाज से. डिफाइन अ प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजी, एक प्रोडक्टिविटी स्ट्रेटेजी बनाई जाए सेंटर्ड ऑन इनोवेशन, जो कि इनोवेशन पे बेस्ड हो. डिफाइन अ फॉर्मल स्ट्रेटेजी फॉर द प्रोडक्टिविटी इन योर कंपनी, अपनी कंपनी के अंदर एक फॉर्मल स्ट्रेटेजी बनाई जाए प्रोडक्टिविटी के लिए अपनी कंपनी में. एंड प्लेस इनोवेशन एट द सेंटर ऑफ दैट स्ट्रेटेजी, और इनोवेशन को उसके सेंटर में एज ए स्ट्रेटेजी देखा जाए. एड इनोवेशन टू एजेंडा, और एजेंडा में इनोवेशन को ऐड किया जाए. इम्प्रूव अडेप्टिव कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव किया जाए. डिफाइन एंड एग्जीक्यूट प्लान टू इम्प्रूव दी की अडेप्टिव कैपेबिलिटी, जो की अडेप्टिव कैपेबिलिटीज हैं उनको डिफाइन किया जाए. फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखा जाए, रिस्क मैनेजमेंट को देखा जाए. इन तीनों फैक्टर्स को व्यू किया जाए. फाइंड एंड एक्सप्लॉइट लेसन लर्न, जो कि लेसन लर्न हो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी से, प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, रिस्क मैनेजमेंट से, इनको रिव्यू किया जाए. एंड इम्प्रूव दी टेक्नोलॉजीज, और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव किया जाए. हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ और सेफ्टी को देखा जाए. हेल्थ एंड सेफ्टी इज पिवटल टू प्रोडक्टिविटी. हेल्थ और सेफ्टी जो है प्रोडक्टिविटी को पिवटल है एंड एक जरूरी चीज है. हेल्थ और सेफ्टी इशू, HSE इशूज भी इसको कहा जाता है. दिस नोन एज हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट इशूज. और कीप अप विद द सेफ्टी और हेल्थ, और सेफ्टी और हेल्थ को कीप अप किया जाए. अभी जो कंक्लूजन है वो ये है कि प्रोडक्टिविटी हमेशा इन्हांस हो सकती है थ्रू इनोवेशन, इनोवेशन के लिहाज से, स्मार्ट मैनेजमेंट से, और अडेप्टिव एडवांटेज के साथ जो इनोवेशन से जब उसको कपल किया जाए, और HSE इशू से, मैन और मशीन के लिए जब किया जाए, HSE इशू को स्पेशली मशीन प्लांट वगैरह को, TPM को अडॉप्ट किया जाए, प्रोएक्टिव मेंटेनेंस को किया जाए, और सारे इश्यूज को एड्रेस किया जाए. अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट और प्रोडक्टिविटी के डिफरेंट इश्यूज पे हमने बात की. नो आई विल बी टॉकिंग समथिंग अबाउट द टीम बिल्डिंग, कि टीम बिल्डिंग क्या है. आई फील इट बेटर कि मैं टीम बिल्डिंग पे भी बात करूं, और टीम बिल्डिंग पे भी थोड़ी डिटेल में हम बात करें, और उसके कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दें. क्योंकि वर्ल्ड ओवर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, HPT का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है. बिल्डिंग ऑफ हाई परफॉर्मेंस टीम्स, उसको कहते हैं हम HPTs. जब तक आपकी HPT नहीं ठीक, HPTs नहीं है आपकी टीम बिल्डिंग अफेक्ट होती है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. सो वी शुड बी वेरी क्लियरली ऑन दिस कि हमने टीम कैसे बिल्ड करनी है, टीम को किस तरह लेके चलना है, टीम की बिल्डिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं. ये प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी मैनेजमेंट के साथ साथ इस एक चूँकि एक फील्ड है, और टीम बिल्डिंग यकीनन आपने इस पर पढ़ा होगा, लेकिन आई फील माई मॉरल ड्यूटी, टीम चाहे हमारे घर की हो, टीम चाहे ऑफिस की हो, टीम चाहे फैमिली मेम्बर्स की हो, इट इज़ मार्वलस. अगर टीम आपकी अच्छी है, अगर फैमिली भी एज ए टीम वर्क आ रही है, तो दिल सिनर्जाइज लोग अच्छा काम करते हैं. तो टीम बिल्डिंग के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा और पसंद करूँगा कि वी ऑल शुड नो इट एंड वी ऑल शुड बी शेयरिंग इट, और उसको हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है. एज एकेडमिया पर्सन मैं चाहूँगा कि प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी में आपके पेश नज़र, आपके इन व्यू ये प्रिंसिपल रहें. तो
पहली बात यह है कि टीम बिल्डिंग में स्टेप्स टू बिल्ड एन इफेक्टिव टीम। द फर्स्ट टूल ऑफ टीम बिल्डिंग इज एन ऑब्वियस वन, टू लीड अ टीम इफेक्टिवली। यू मस्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश योर लीडरशिप विद ईच टीम मेंबर। आप उस वक्त तक लीडर नहीं हो सकते जब तक आपका इमोशनल बैंक अकाउंट या बॉन्डेज टीम के हर मेंबर के साथ प्रॉपर ना हो। यू कांट प्रूव दैट। रिमेंबर दैट द मोस्ट इफेक्टिव टीम लीडर्स बिल्ड देयर रिलेशनशिप्स ऑफ ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। जो इफेक्टिव लोग होते हैं वो ट्रस्ट और लॉयल्टी की रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। ट्रस्ट होता है, लॉयल्टी होती है, रादर देन फियर और पावर ऑफ देयर पोजीशंस। बड़ी प्यारी बात है, एक्सीलेंट। जो दिल, जैसे बात लोग उर्दू में कहते हैं कि अदब तो दिल में होता है, मुंह के सामने सल्यूट मारने से और जी हजूरी करने से अदब नहीं होता। इसी तरह इसने बड़ी अच्छी ये बात इनडायरेक्टली वही की कि जिस रिलेशनशिप में, जिस रिश्ते में ट्रस्ट होगा, लॉयल्टी होगी, वफा होगी, इत्मीनान होगा, वो रिश्ता बजाय इसके कि आप किसी को डरा धमका के पावर से डराएं, उससे लीडर नहीं बनते। सो बिल्ड अ रिलेशनशिप ऑफ, आई टॉक लेस नेगेटिव वर्ड, सो वी विल ट्राई टू टॉक ओनली पॉजिटिव वर्ड्स। पॉजिटिव वर्ड है कि ट्रस्ट और लॉयल्टी बिल्ड करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके टीम को खुद ही बिल्ड कर देंगे। अदर इज नेक्स्ट इज कंसीडर ईच एम्प्लॉइज आइडियाज एज वैल्यूएबल। जो भी एम्प्लॉय है, जो भी बंदा है, जो भी इंसान है, उसके आइडियाज को वैल्यूएबल के तौर पे लें, वैल्यू दें, उसको ज्यादा फोकस करें, ज्यादा वैल्यू दें। रिमेंबर दैट देयर इज नो सच थिंग एज स्टूपिड आइडिया। यस, कोई भी आइडिया स्टूपिड नहीं होता। ये आपने हमेशा याद रखना है सोशल रिलेशन में, अदरवाइज कि हर आइडिया ठीक होता है और जो आइडिया दे रहा होता है ही हैज बेस्ट वर्क आउट ऑफ इट। उसने बेस्ट वर्किंग की है उस आइडिया पे, तभी उसने वो आइडिया जनरेट किया है। सो देयर इज नो आइडिया स्टूपिड आइडिया। वैल्यू एवरी आइडिया, लिसन इट विद एम्पैथी। एम्पैथी कहती है सुकून के साथ, इज्जत के साथ, गौर के साथ, प्यार के साथ उसको सुने। बी अवेयर ऑफ एम्प्लॉइज अनस्पोकन फीलिंग्स। बाज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज भी कुछ कह रही होती है, जो अनस्पोकन फीलिंग्स होता है उनको भी शेयर करना बहुत जरूरी है कि जो अनस्पोकन फीलिंग्स हैं वो कैसे, बॉडी लैंग्वेज कैसे है। सेट एन एग्जाम्पल टू टीम मेंबर्स बाय बीइंग ओपन विद द एम्प्लॉइज एंड सेंसिटिव टू देयर मूड्स एंड फीलिंग्स। आप अगले के इमोशंस की, फीलिंग्स की, मूड्स की, स्टेट ऑफ माइंड की जरूर रिस्पेक्ट करें। ये एम्प्लॉय की नहीं, ये इंसानियत की भी बात है। ये नहीं होता कि किसी का, अल्लाह ना करे, किसी का बीमार है कोई रिलेटिव, पेरेंट्स, और आप पेरेंट्स बीमार हैं और इमोशनल ऐसे होके उसके सामने क्या क्या मार रहे हैं। सो ही इज हर्ट, एटलीस्ट विद हिम आस्क अबाउट हिज पेरेंट्स, फील कंसर्न्ड। आपको अगर बहुत ही हंसने को जी चाह रहे थे, यू कैन गो ऑन साइड। सो रिस्पेक्ट फीलिंग, किसी के खुशी के जिस बात भी, और कहीं आप चले जाते हैं, आप गमगीन हैं और अगले की खुशी का मौका है, तो उस वक्त आप मुंह बना के ना बैठें, उससे बेहतर आप ना जाएं। रीजन इज कि उसकी तो खुशी का मौका है। सो ऑलवेज, जो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अपनी गम का असासा और खुशी का असासा हमेशा संभाल के रखें। दूसरों को उस पर इफेक्ट ना होने दें, उसकी नेगेटिविटी ना आने दें, पॉजिटिव असरार जरूर आ जाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। सो सेट एन एग्जाम्पल टू मीट मेंबर्स बाय बीइंग ओपन विद द एम्प्लॉइज एंड सेंसिटिव टू देयर मूड्स एंड फीलिंग्स। उस पर आप हों। अगला है एक्ट एज हार्मोनाइजिंग इन्फ्लुएंस, कि जो हार्मोनाइजिंग इन्फ्लुएंस है वो एक्ट करें। लुक फॉर चांसेस टू मेडिएट एंड रिजॉल्व माइनर डिस्प्यूट्स। टीम बिल्डिंग में, प्रोडक्टिविटी में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा टाइम वेस्टर है माइनर जो है चीज़ें। और पॉइंट कंटिन्यूली टूवर्ड टीम्स हायर गोल्स, जो टीम के हायर गोल्स हैं उसकी तरफ आप पॉइंट आउट करें। बी क्लियर व्हेन कम्युनिकेटिंग, बी केयरफुल टू क्लैरिफाई डायरेक्टिव्स। जो डायरेक्टिव्स हैं उनको क्लैरिफाई आप बड़ी क्लियरली करें और बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करें, सो दैट थिंग्स आर वेरी क्लियर। उसके बाद एनकरेज ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग एम्प्लॉइज ऑन योर टीम, ऑफ योर टीम। यानी जो एनकरेज ट्रस्ट, पहली बात है आप लोगों में ट्रस्ट जनरेट करें, अतमाद जनरेट करें, एंड कोऑपरेशन जनरेट करें लोगों में, अमंग एम्प्लॉइज ऑन योर टीम, और जो ऑफ योर टीम, जो आपके एम्प्लॉइज, आपकी टीम है, पूरी टीम मेंबर्स है, उनमें ट्रस्ट और कोऑपरेशन की फिजा लाएं, एक दूसरे के ज्यादा बॉन्डेज, इमोशनल बैंक अकाउंट ज्यादा अकाउंट हो। रिमेंबर दैट द रिलेशनशिप टीम मेंबर्स एस्टैब्लिश अमंग देमसेल्व्स आर every bit as important as those you establish with them। हर एक तिनके से मंजिल मिलती है, घर बन जाता है कहते हैं। तो टीम मेंबर्स के दरमियान इमोशन, ट्रस्ट, फीलिंग्स, लिविंग, एक दूसरे से डील करना, पॉजिटिविटी, शेयरिंग ऑफ बैड इवेंट्स, शेयरिंग ऑफ गुड इवेंट्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन गोल्स, कॉमन सेंस ऑफ अचीवमेंट, इसको हमने बहुत ज्यादा फोकस करना है। और ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो उसमें पॉजिटिविटी के साथ आएगी। उसके बाद है एनकरेज टीम मेंबर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन। पहले आपने उनमें ट्रस्ट और कोऑपरेशन पे जोर दिया,
फिर आपने कहा कि कैसी माहौल बनाएं, प्रिंसिपल सेंटर्ड हो, जो इशू बेस्ड हो, इगोइस्टिक ना हो, यानी पर्सनैलिटी बेस्ड ना हो। अना का अमलना अना शैतानी फेल है। सेल्फ नेगेशन करें, मैंने एक लेक्चर में पहले भी बात की थी, अपनी नफ़ी करें, अल्लाह ताला ज़्यादा इज्जत देंगे। खुद लोगों के साथ शामिल हो जाएं, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। जो चीज़ आप चाहते हैं लोग आपको दें, आप लोगों को देना शुरू कर दें। आप चाहते हैं लोग आपको इज्जत दें, आप लोगों की इज्जत शुरू कर दें। आप चाहते हैं आपकी टीम अच्छी हो, आप टीम के साथ अच्छे हो जाएं। आप चाहते हैं टीम के साथ मेरा ट्रस्ट हो, आप लोगों पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें, इन्वॉल्व हो जाएं उनके साथ। सेम वे ये अगला पॉइंट है, इनकरेज टीम मेंबर्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन। आप अपनी टीम मेंबर्स को इनकरेज करें, बातचीत करें, सो दैट यू कैन ऑलवेज शेयर इन्फॉर्मेशन विद देम, आपकी वो इन्फॉर्मेशन के साथ प्रॉपर तरीके से आपसे इंटरेक्ट कर सकें। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टीम मेंबर्स कंट्रीब्यूशन एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ ऑल ऑफ देयर जॉब्स ऑपरेट टुगेदर टू मूव द एंटायर टीम क्लोजर टू इट्स गोल। बड़ी प्यारी बात की है, ये मैं दोबारा पढ़ देता हूँ आपके लिए। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टीम मेंबर, हर टीम मेंबर की जो इंपॉर्टेंस है, जो न्यूसेंस है, उसको जरूर एम्फसाइज करें, उसकी कंट्रीब्यूशन को लुक आफ्टर करें एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ ऑल ऑफ देयर जॉब्स ऑपरेट टुगेदर टू मूव द एंटायर टीम क्लोजर टू इट्स गोल्स। जैसे कंबाइनली वो टीम का इफेक्ट जनरेट हुआ और उन सब ने मिलकर एक इफेक्ट जनरेट किया जो कि कॉमन गोल की तरफ उनको लेके गया, कॉमन गोल अचीव हुआ हर टीम मेंबर का। जैसे मैं आपसे शेयर करता हूँ, एक फॉर एग्जाम्पल एक घर की या एक ऑफिस की मिसाल ले लें। उस घर का जो सैनिटरी वर्कर है, मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्कर ही वो है, टीम वर्कर है। अगर वो ना आए, वॉशरूम टाइम पर साफ ना करें, ऑफिस की सफाई मैनेज ना करे, तो यू सी इफ ही डजंट कम 2 days, इवन 1 day ना आए तो क्या हाल होता है। सो उसकी इंपॉर्टेंस निगेट नहीं हम कर सकते। सेकेंडली, आपके घर की मैं टीम मेंबर की बात करता हूँ, आपके घर में एक दिन अगर चपाती ना पके, खाना रोटी ना लगाए जो हमारे घर की खवातीन है या सर्वेंट है, एनी बॉडी, तो क्या हो हाल हमारा। ऑफिस में आ जाए, अगर आपका ऑफिस बेरर जो है, वो ऑफिस बेरर कह लें, या आपके जो फर्ज किया आपका जो कंप्यूटर ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है, सारा दिन वो जो आपने रिपोर्ट्स भेजनी है, जो आपके आईटी वाला लड़का अगर अवेलेबल नहीं तो क्या हाल होगा। सो अल्लाह ताला ने जिस तरह इंसान को बनाया है, हर एक की न्यूसेंस है, हर एक की वैल्यू है, इस तरह हर टीम मेंबर की वैल्यू होती है फॉर द अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन गोल। और उस वैल्यू को एक्नॉलेज करें, कंट्रीब्यूट करें, बार बार बात करें, बार बार इनकरेज करें, बार बार उनको डिमोन्स्ट्रेट करें, बार बार उनको बताएं कि वेरी गुड, और फिर उसे एक इंफॉर्मेशन द एनवायरनमेंट ऑफ गुडनेस लाएं, एनवायरनमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो, एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट हो, एनवायरनमेंट ऑफ कोऑपरेशन हो, ये जरूरी है। डेलीगेट प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टू द टीम। बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क होते हैं डिफरेंट, जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, जो आपसे शेयर करता हूँ, कि जब प्रॉब्लम बड़ी हो, अजदहे की तरह बड़ी हो, जैसे इसको काट दो, काट के छोटी कर दो प्रॉब्लम, उसके हिस्से बना लो, जल्दी ठीक हो जाएगी। द सेम रूल इज एप्लीकेबल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब एक प्रॉब्लम बड़ी नजर आ रही हो तो उसकी सेगमेंटेशन करें, उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स करें, उसके इशू बेस्ड आ जाएं, शुरू उसके हिस्से बनाएंगे। अच्छा जी, इतनी प्रॉब्लम है, इसको रिजॉल्व करें, फिर नेक्स्ट करें, फिर करें। आप देखेंगे स्टेप वाइज आपकी प्रॉब्लम बड़ी ईजिली सॉल्व होगी, स्टेप वाइज सॉल्व होगी, ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इस केस में बात यह है कि जो प्रॉब्लम टीम को पूरी को फेस हो रही है, कोई मसला है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, इशू आ गया, तो बजाय इसके फ्रस्ट्रेट होने के, लोगों से लड़ने से, आइसोलेट होने से, बीपी हाई करने से, शुगर हाई करने से क्या होगा? आउटपुट तो नहीं आएगा। आउटपुट आपका तब आएगा आप टीम के साथ तसल्ली से इनफॉर्मली बैठ जाएं, उनको कहें जी ये मसला है, द लैंग्वेज विच दे अंडरस्टैंड, इट कैन बी एनी लैंग्वेज विच दे अंडरस्टैंड, द टीम अंडरस्टैंड, जिस पेज पे इकट्ठी इनफॉर्मली फील करें, उनको कहें जी बैठ के हमने इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, हर एक का आइडिया लें। आप देखिएगा टीम के अंदर ही उसका हल है, इंशाल्लाह हो जाएगा। और टीम ही वो एक हदीस ही भी है ना, जमात युदुल्लाह है, जमात पे मेरे रब का हाथ होता है, बेशक जमात पे अल्लाह का हाथ है। तो जमात जब इकट्ठी होती है, जब ज्यादा ब्रेन्स इकट्ठे होते हैं तो टीम स्ट्रांग हो जाती है। तो आप टीम के साथ बैठ के इनफॉर्मली उसके प्रोज एंड कॉन डिस्कस करें, उनके आइडियाज लें, खुद ही सोल्यूशन आने शुरू हो जाएंगे। सो इट शेयर्स डेलीगेट प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क टू दी टीम। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क है वो टीम को डेलीगेट भी कर सकते हैं एज ए टीम लीडर आप। नेक्स्ट इज फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। जो मैंने बात पहले की कि जो लैंग्वेज, जो कम्युनिकेशन, जो तरीकाकार अच्छा लगे, एक है बोलने का आपस में, एक है एक दूसरे को चीज़ें कन्वे करने का, उनकी कम्युनिकेशन की फैसिलिटेशन जितनी करेंगे उतना अच्छा होगा। तो कहते हैं रिमेंबर दैट कम्युनिकेशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सक्सेसफुल टीम वर्क। यस, जितनी कम्युनिकेशन अच्छी होगी उतनी टीम अच्छी होगी।
और जितनी टीम अच्छी होगी उतनी उनमें चीज़ें अच्छी होंगी, उनमें ज़्यादा चीज़ें में क्लैरिटी होगी. सो रिमेंबर दैट कम्युनिकेशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सक्सेसफुल टीम वर्क. फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन डजंट मीन होल्डिंग मीटिंग ऑल द टाइम. ब्यूटीफुल. इसको हम दोबारा पढ़ते हैं जी. फैसिलिटेट कम्युनिकेशन की बात हुई है, ठीक है. रिमेंबर दैट कम्युनिकेशन इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सक्सेसफुल टीम वर्क. कि जी पूरी टीम वर्क के लिए पहली बातों में बड़ी कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए. टीम वर्क में कम्युनिकेशन बहुत अहम चीज़ है, ठीक है. फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन डजंट मीन होल्डिंग मीटिंग ऑल द टाइम. इसमें लेसन है. पहली बात हमने की कि जी कम्युनिकेशन बहुत अहम है टीम के लिए, लेकिन फैसिलिटेशन कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं कि हर वक्त ही आप मीटिंग उठाए रखें और अपने दफ्तर में या किसी जगह वो अपना काम ही ना कर सकें, उनको उनकी प्राइवेट ऑक्सीजन प्लेस ही ना हो, उनकी स्पेस पर मनूवर ही ना हो, वो मूव ही ना कर सकें, वो काम ही ना कर सकें. इसका मतलब ये है कि जितनी IT टेक्निक्स हैं उनका भी हिस्सा लें. इंटरकॉम पे बात कर लें, टीम दूर है, स्काइप पे बात कर लें, टेलीफोन पे बात कर लें, मोबाइल पे कर लें. आपका एम इज टू गेट द इन्फॉर्मेशन. एम इज नॉट कि पूरी टीम इकट्ठी होकर हर दफ़ा आपके पास बैठी रहे मीटिंग में. सो कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर, मीटिंग इज नॉट नेसेसरी. रिजल्ट शुड बी क्लियर, एंड रिजल्ट पे जोर होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ पीपल इज नॉट क्लियर. वो अपना अपना टास्क करते रहें और साथ साथ आपको फीडबैक देते रहें. एस्टैब्लिश टीम वैल्यूज एंड गोल्स, एवेल्युएट टीम परफॉर्मेंस. हाँ जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट. हम एस्टैब्लिश करें टीम की वैल्यूज़ क्या हैं, कस्टम्स क्या हैं, उनके एथिक्स क्या हैं, टीम किस तरह ऑपरेट करेगी, कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी चीज़ अनएक्सेप्टेबल है, किस चीज़ के करने का क्या तरीका कार होगा, हर टीम मेंबर को पता होना चाहिए. वैल्यूज़ हो गए, गोल्स हो गए कि हमारी टीम के ये गोल हैं, एंड एवेल्युएट टीम परफॉर्मेंस. ये वैल्यूज़ और गोल्स होगी और साथ साथ आप पूरी टीम के एज होल भी परफॉर्मेंस एवेल्युएट करेंगे और टीम इंडिविजुअल जो वर्कर्स हैं, जो इंडिविजुअल टीम मेंबर्स हैं, उनकी भी करेंगे. सो दैट आप अगर कोई पीछे रह गया तो उसको आप हाथ दे के पकड़ सकती हैं. आपने देखा होगा क्रिएटिव जो टीम जिस टीम ने सार किया होगा, कैसे किया होगा. नो सिंगल इंडिविजुअल कैन गो ऑन द टॉप. आई एम श्योर ये इंडिविजुअल्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं रास्ते में, कैंपिंग में, आने जाने में, इक्विपमेंट में, स्पोर्ट में, उसकी डिगिंग में, उधर फ्लैग लगाने में. सो ऑलवेज यू विन गुड थिंग्स विद द टीम. 2+2 4 नहीं होता, मैं हमेशा कहता हूँ 2+2 8 होता है. बिकॉज आपकी एनर्जी बढ़ जाती है, वर्क बढ़ जाता है. आइसोलेशन में जो काम 8 बंदे आइसोलेशन में करती हैं, 2 इंडिविजुअल या 4 इंडिविजुअल जो हैं इकट्ठे मिलकर करेंगे तो जल्दी होगा. सो ऑलवेज ट्राई टू जनरेट एवरी स्टेप जो कलेक्टिवनेस की तरफ, वो सिंगल गोल की तरफ आए. इसकी आगे एस्टैब्लिश टीम वैल्यूज एंड गोल्स, एवेल्युएट टीम परफॉर्मेंस में आ जाता है. बी श्योर टू टॉक विद मेंबर्स अबाउट द प्रोग्रेस दे आर मेकिंग, यस, and towards establishing goals so that the employees get sense both of their success and of the challenges that lie ahead. Success और challenges के दोनों steps को देखें और उनसे address करें, देखें. Address teamwork and performance standards. Teamwork को performance standards में address करें. Discuss with your team. अपनी टीम के साथ जरूर डिस्कस करें क्या क्या. What do you really care about the performing our job? कि आपके ख्याल में हमारे जॉब परफॉर्मिंग में क्या क्या अहम चीज़ें हैं. और दूसरा, व्हाट डज द वर्ड सक्सेस मीन टू द टीम. सक्सेस से टीम क्या मुराद लेती है, मीनिंग क्या है, सो दैट यू आर ऑन वन पेज और आपकी वो मोटिवेशन जो है पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेड रहे. अगला पॉइंट है, मेक श्योर दैट यू हैव क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट यू नीड टू अकम्प्लिश. आपको बहुत क्लियर आइडिया होना चाहिए, आपको भी और आपकी टीम को भी, व्हाट यू वांट टू डू, आप क्या गोल अचीव करना चाहते हैं. दैट यू नो व्हाट योर स्टैंडर्ड्स फॉर सक्सेस आर गोइंग टू बी, आपकी स्टैंडर्ड्स हैं. That you have established clear time frames and that team members understand their responsibility. लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता हो, टाइम फ्रेम का पता हो और स्टैंडर्ड्स का पता हो. ये 3 चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, आपकी टीम को भी पता होना चाहिए, सो दैट यू ऑलवेज ऑपरेट ऑन वन पेज. यूज कंसेंसस, हमेशा कंसेंसस का कोशिश करें टीम में आए. इट सेट ऑब्जेक्टिव्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड प्लान फॉर एक्शंस. सेट ऑब्जेक्टिव्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करें, एंड प्लान फॉर एक्शन, और एक्शन के लिए प्लान करें. वाइल इट टेक्स मच लॉन्गर टू एस्टेब्लिश कंसेंसस. साथ साथ कंसेंसस के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, मोटिवेट भी करना पड़ता है, हर एक को सुनना भी पड़ता है, आपके साथ कर्टियस भी होना पड़ता है, राइट मैन राइट जॉब भी चुनना पड़ता है. इसीलिए तो मैनेजर और लीडर बनाया गया आपको टीम का. सेट ग्राउंड रूल्स फॉर द टीम. जो ग्राउंड रूल्स होते हैं
रूल ऑफ द गेम जिसको कहते हैं, वो आप टीम के लिए सेट करें। दीज आर द नॉर्म्स दैट यू एंड टीम एस्टैब्लिश टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड सक्सेस। मैं इसको कहूँगा एफिशिएंसी, सक्सेस एंड इफेक्टिवनेस के लिए जो टीम के रूल चाहिए, रूल ऑफ ग्राउंड रूल्स, उनको आप सेट करें। दे कैन बी सिंपल डायरेक्टिव्स, जो कि सिंपल डायरेक्टिव्स भी हो सकते हैं। द मेंबर्स आर टू बी पंक्चुअल, फॉर एग्जांपल द मेंबर्स आर टू बी क्लियर, द मेंबर आर टू बी रेगुलर। ये डिफरेंट रूल्स ऑफ द गेम आप बना के डिक्टेट कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं और म्यूचुअली इस पर कन्विंस कर सकते हैं हर एक को कि वी नीड टू एक्ट ऑन दैट। एस्टैब्लिश अ मेथड फॉर अराइविंग एट अ कंसेंसस, कि कंसेंसस पे कैसे रीच करना है, इसका भी मेथड एक होना चाहिए, कैसे पहुंचना है। यू मे वांट टू कंडक्ट ओपन डिबेट अबाउट द pros and cons of proposals, are established research committees to investigate issues and deliver the reports। आप डिफरेंट तरीका ले सकते हैं कि टीम से शेयर करके कि कंसेंसस कैसे किया जाए। हम अपनी एक टीम बना दें, वो बताए, या खुद ओपन डिस्कशन करें, ओपन डिबेट करें, जिस तरह टीम के मैक्सिमम मेंबर पसंद करें उस तरह इस इशू को हैंडल करें। इनकरेज लिस्टिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, यस, लोगों को सुने तो इससे ये बहुत अच्छी बात है, और ब्रेनस्टॉर्म करें। एज सुपरवाइजर योर फर्स्ट प्रायोरिटी इन क्रिएटिंग कंसेंसस इज टू स्टिमुलेट डिबेट, लोगों की दिल की बात करने दें, ओपन एंडेड, इशू बेस्ड, नॉट पर्सनैलिटी बेस्ड। ओपन बात करें, लोग प्रोफेशनल बात करें, दिल से सुने और दिल से इज्जत दें और उसका पॉइंट ऑफ व्यू गौर से सुने। एस्टैब्लिश द पैरामीटर्स ऑफ कंसेंसस बिल्डिंग सेशंस, बी सेंसिटिव टू दी पैरामीटर्स दैट कंसेंसस बिल्डिंग सेशंस के लिए, उसमें आप जो उसके पैरामीटर्स हों, जो लिमिट्स हों, फोकस्ड रहने के लिए, टाइम बचाने के लिए, आउटपुट के लिए आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ें टीम बिल्डिंग की जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और इसलिए कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं पढ़ाना चाहता। मैं आई वांट टू सी इन आवर सेल्फ अ गुड बैलेंस्ड नाइस ग्रोइंग वाइब्रेंट ह्यूमन बीइंग, जिसको सारी चीज़ें साथ साथ हों। और मेरी दिल की दुआ है कि जो जो मेरी जुबान पे आता है और जो जो मेरे दिल में आता है मैं उस सारा कन्वे करूँ। तो ये मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बीच में डालता रहूँगा, जो कि आपको एक सोशल फैक्टर्स के लिहाज से, मार्केटिंग के लिहाज से, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से एक सपोर्टिव एलिमेंट के तौर पे शुरू हों। तो मैं जब भी प्रोडक्टिविटी की बात करूंगा, मैं सेल्फ से लेके प्रोफेशनल तक, कम्युनिटी तक लेके जाऊंगा। टीम बिल्डिंग की बात करूंगा तो सेल्फ से लेके एंड तक जाएगी। सो दीज वर दी फ्यू प्रिंसिपल्स फॉर द टीम बिल्डिंग्स, जो मैं चाहता था कि आपके इल्म में हो, आपने पढ़े भी होंगे, बट आई वांटेड कि ये प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में और एक अच्छी जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में इट शुड बी इन योर नॉलेज, आपके इल्म में होनी चाहिए, और ये बेहतर तरीके से अच्छी रहती है उस लिहाज से। तो समरी ऑफ दिस लेक्चर विच वी हैव कवर्ड टुडे I'm going to share is that productivity improvement in oil and gas, factors that improve productivity in oil and gas included, जो सारे हमने फैक्टर इंक्लूड किए हैं जो कि पार्शली एप्लीकेबल हैं टू एनी इंडस्ट्री, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, ऑयल एंड गैस की हो। अभी ये लेक्चर चूंकि ऑयल एंड गैस फोकस था, लेकिन इसमें से बहुत सारे फैक्टर्स दूसरी हर इंडस्ट्री पे भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो मेजर फैक्टर्स दैट इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी इन ऑयल एंड गैस फैक्टर्स आर, वन इज इंटीग्रेटिंग ऑटोमेशन को इंटीग्रेट किया जाए, इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट बिजनेस प्रोसेसेस, स्मार्ट बिजनेस प्रोसेसेस को एक्टिवेट किया जाए, सेफ्टी को इम्प्रूव किया जाए, रिस्क को मिटिगेट किया जाए, जितना हो सके रिस्क को मिटिगेट किया जाए, इनोवेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा लाया जाए और ह्यूमन एलिमेंट को ज़हन में रखा जाए। और विद दिस वी एंड द लेक्चर 12 और लेक्चर 13। लेक्चर 13 में हमने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के फैक्टर्स को ऑयल एंड गैस पे फोकस किया। हमने प्रोडक्टिविटीज़ की टेक्निक देखी, इनोवेशन को टच किया, रिस्क मैनेजमेंट को टच किया, HSE इश्यूज़ को टच किया, क्योंकि कॉम्प्रीहेंसिव पैकेज है ये। जब तक इस पूरे पैकेज को अडेयर नहीं किया जाएगा प्रोडक्टिविटी इन्हांस नहीं हो सकती, और ऑब्वियसली फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल भी क्वेश्चनेबल हो जाती है। तो विद दिस आई एंड द लेक्चर 13 और मैसेज ऑफ द डे जो एंड पे आया है, जो आपके सामने स्लाइड आई है, जो एज यूजुअल विच आई गिव, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ऐ OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तू वादा उला शरीक है। मैं आपके लिए और अपने लिए दुआ करता हूँ अल्लाह पाक से, अल्लाह ताला हमें स्ट्रेस से बचा के रखे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, गाइड मी टू द राइट पाथ, ऐ मेरे मालिक मुझे हमेशा सीधे रास्ते की तरफ गाइड कर, जो सीधा रास्ता है, जो तेरी रजा का रास्ता है, जो तेरे नबी का बताया हुआ रास्ता है, जो तेरी, जिसमें तेरी और तेरे नबी की रजा है, जो इंसानियत की फलाह का रास्ता है, जो तेरे दीन का रास्ता है, जो तुझे वहदहू ला शरीक मानने का रास्ता है, जो वेलफेयर का रास्ता है, जो लोगों के लिए पॉजिटिविटी का रास्ता है, जो लोगों की बेनिफिट्स का रास्ता है, जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने का रास्ता है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ मेरे मालिक मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। वो रास्ता
जिसमें वालिदैन की रिस्पेक्ट है, वो रास्ता जिसमें इंसानियत की खिदमत है, वो रास्ता जिसमें तेरा जिक्र है, वो रास्ता जिसमें तेरे कबीले की रिस्पेक्ट है, वो रास्ता जिसमें जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वही लोगों के लिए पसंद कर। हर वो खैर भलाई और अच्छाई का रास्ता मालिक अनायत कर दे जो तुझे पसंद हो, जो जिसमें तेरी रजा क्या है। मुझे इस बात पे इकबाल का बहुत मशहूर शेर याद आ रहा है, जो इकबाल कहते हैं, बता तेरी रजा क्या है, खुदी को कर बुलंद इतना, शायर मशक ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये मेरे मालिक हमें हर वो रास्ता दे दे जिसमें खैर है, जिसमें भलाई है, जिसमें तेरी रजा है और जिससे तू खुश होता है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ मेरे मालिक, मुझे सुनने वालों को, मेरे सुनने वालों को, मेरे प्यारों को, मेरे अपनों को, सबको अखलाक और भलाई और अच्छाई का रास्ता अनायत कर दे। बेशक तू हर चीज़ पे कादर है, हर चीज़ का मालिक है। तो विद दिस हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की हिम्मत दे, हमें मसाइब से बचा के रखे, हमें टेंशनों से बचा के रखे, हमें सारी अच्छाइयाँ दे दे, हमें कायनात की सारी खैरें हमारी झोली में डाल दे और हमें गुनाह से, ईवलनेस से, झूठ, बुग़्ज़, गीबत और हसद से बचा के रखे और अपने नेक और अच्छे बंदों में रखे। और ये मालिक अनायत करे हमें कि हमसे किसी का दिल ना दुखे, हम लोगों के लिए एज ए सोर्स ऑफ कंफर्ट हो, सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी साइन हो, अच्छाई के रास्ते पे चलें। और हर वो सेल्फ प्रोडक्टिविटी हो, कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी हो, प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी हो, या कंट्री के लिए कुछ परफॉर्म करना हो, मुआशरे के लिए करना हो, इंसानियत के लिए करना हो, तो हर अच्छाई की हिम्मत दे। तो वे दिस मैसेज कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत तौफीक दे कि हम सारे अपने वालिदैन के मुअद्दब रहें, हमें उनकी फर्मा बरदारी इनायत करे, नीयत की सफाई के साथ उनकी हम खिदमत कर सकें और अपने अहल याल, अपनी फैमिलीज़ के लिए हम बेहतर परफॉर्म कर सकें। मेरी रब मुझे, आपको और हमें कायनात में स्वयं अपनी ज़ात का किसी का मोहताज ना करना। विद दिस आई एंड माई लेक्चर 13। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। अल्लाह मेरा और आपका हमेशा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।